वेलकम यू ऑल। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंटिन्यू करते हुए लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें हमने पढ़ा था कि डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर क्या असर पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल पे, रेस्पॉन्स टू द डाइपोल, रेस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और द बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस सिलसिले में बाद में हमने कुछ पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क को भी कैलकुलेट किया। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो पहली न्यूमेरिकल जो होगी है वो ये है, मैं पहले न्यूमेरिकल लिखूंगा, उसके बाद हम उसे आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से पैरामीटर्स को, जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें किन पैरामीटर्स का ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि हम कैसे एक न्यूमेरिकल को मैकेनिज्म के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चार्ज Q is divided into two parts and they are separated and they are placed at a fixed distance the force between the two charges is always maximum when the charges are A part Q by 2, B part Q by 3, C part Q by 4, 3Q by 4, and D part Q by 5 and 4Q by 5. न्यूमेरिकल को पहले सही तरह से पढ़नी चाहिए कि एक चार्ज Q हमारे पास है, एक चार्ज Q हमारे पास ये न्यूमेरिकल है कि हमारे पास एक चार्ज Q है, इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। इस चार्ज को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। तकसीम करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मेरे पास यही चार्ज है, मैं इस साइड से 25% रखूंगा, इस साइड से 75% रखूंगा, इस साइड से 50% रखूंगा, इस साइड से 50% रखूंगा, इस साइड से 80% रखूंगा, इस साइड से 20% रखूंगा। यहां इस चार्ज का 80% मैं यहां रखूंगा, 20% यहां 50% रखूंगा, यहां 50% रखूंगा, यहां 25, यहां 75, या यहां 75 रख सकता हूं, यहां 25 रख सकता हूं। मुझे ये बोलना है कि किस वाले डिस्ट्रीब्यूशन में, किस वाले ऑप्शन में दो फोर्स चार्ज के दरमियान, जिसको मैंने इस एक चार्ज को मैंने डिवाइड किया, इन दो के दरमियान कब मैक्सिमम फोर्स हो सकता है, ये क्वेश्चन है। कि एक चार्ज को हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों में, और हिस्से कैसे हैं कि यहां तो हम 50-50 करेंगे, या 25-75, या 90% 10%, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। किस डिवीजन पे, इन चार ऑप्शंस में किस डिवीजन पे मैक्सिमम फोर्स होगा उन दो चार्जेस के दरमियान, चाहे दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो किस वाले डिवीजन पे, यानी कि चार्जेस को हम किस हिसाब से डिवाइड करेंगे, एक साइड में कितना रखेंगे कि दूसरे साइड में कितना रख सकते हैं, तो मैक्सिमम फोर्स होगा। A charge Q is divided in two parts and they are placed at a fixed distance। और यहां पे वर्ड जो है ना, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है,
यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी। आप कितना भी यहां रखो, कितना यहां रखो, लेकिन डिस्टेंस सेम है आपस में, आर इज नॉट चेंजिंग। अब क्या कह रहा है, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इज ऑलवेज मैक्सिमम व्हेन चार्जेस आर। किस वाले डिवीजन पे, किस वाले ऑप्शन में इन चार में से फोर्स मैक्सिमम होगा? क्या इन दो के दरमियान फोर्स मैक्सिमम हो सकता है, इन दो के दरमियान मैक्सिमम हो सकता है, इन दो के दरमियान मैक्सिमम होगा, या इन दो के दरमियान मैक्सिमम होगा? किस वाले पोर्शन पे फोर्स मैक्सिमम होगा? ये हमारा क्वेश्चन है, और आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब पहली बात है कि मेरे पास चार्ज Q है, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक का नाम मैंने Q रखा, स्मॉल q, इससे मैंने इतना ले लिया तो स्मॉल q बन गया। जो बाकी वाला हिस्सा बन गया वही Q में से इतना माइनस करना है, वो Q माइनस Q रह गया। दिस चार्ज इज डिवाइडेड नाउ इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट आई टेक स्मॉल q and the rest remains the final minus this portion is q minus q. अब ये जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, सपोज दैट इज r। अब q का वैल्यू कितना है वो मुझे नहीं पता। अगर ये 20 है तो ये, फिर अगर ये 100 मानेंगे हम तो ये 20 है, तो फिर ये 100 माइनस 20 है, फिर ये 80 रह गया। अगर ये 50 है तो 100 माइनस 50 है। अगर मैं ये 100 मानता हूं तो 100 माइनस 50 है, इसको मैंने 50 रखा तो ये भी 50 आएगा। इस वाले न्यूमेरिकल को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? तो यहां दो वर्ड्स में आपका आंसर छुपा हुआ है, एक ये फिक्स्ड डिस्टेंस और ये मैक्सिमम वर्ड। न्यूमेरिकल का जो डेटा दिया होता है उसी में से आप आंसर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड वर्ड का मतलब है फिक्स्ड डिस्टेंस है, और मैक्सिमम फोर्स है। फोर्स बिटवीन द टू इज ऑलवेज मैक्सिमम, यानी कि फोर्स मैक्सिमम है, फोर्स इज मैक्सिमम। किस वाले डिस्ट्रीब्यूशन पे फोर्स मैक्सिमम है? यानी कि हम जानते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो चार्ज डिपेंडेंट है और सेपरेशन डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट। वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे और डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब पहला पॉइंट ये कह रहा है डिस्टेंस इज फिक्स्ड, इसका मतलब है इस R पे अब ये डिपेंड नहीं है, R इज कांस्टेंट। जैसे ये कांस्टेंट है वैसे R भी कांस्टेंट है, आपको R के साथ कोई वेरिएशन स्टडी नहीं करनी है। इसके बाद अब ये कह रहा है द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इज ऑलवेज मैक्सिमम व्हेन द चार्जेस आर, यानी कि फोर्स मैक्सिमम है। फोर्स विद रेस्पेक्ट टू चार्ज चेंज हो जाएगा, यहां पे विद रेस्पेक्ट आर नहीं होने वाला क्योंकि आर फिक्स्ड है। तो हियर फोर्स इज चेंज्ड विद रेस्पेक्ट टू चार्ज, दिस फोर्स इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू चार्ज। अब ये कह रहा है कि कब फोर्स मैक्सिमम होगा, यानी कि जितना मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं फोर्स बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो एक स्टेज आएगा एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन पे, एक पर्टिकुलर डिवीजन पे फोर्स मैक्सिमम होगा। यानी कि मैक्सिमम का मतलब है उसके बाद कोई चेंज नहीं आने वाली है। मैक्सिमम मींस नो चेंज आफ्टरवर्ड्स, और नो चेंज का मतलब है डिफरेंशिएशन जीरो। याद रखिएगा हमेशा, नो चेंज, मैक्सिमम हो वर्ड या मिनिमम वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है उसके बाद कोई चेंज नहीं आने वाली है। इसके मतलब उसके बाद नो चेंज का मतलब है डिफरेंशिएशन जीरो है। तो दैट मींस dF by dQ will be equal to zero for maximum force. मैक्सिमम फोर्स के बाद कोई चेंज फर्दर नहीं आने वाली है, so dF by dQ will be equal to zero. So you can now go further with the solution. हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q रखा हमने और एक है Q माइनस Q। तो मैं लिख सकता हूं then F is equal to K times Q इंटू Q माइनस Q, ये हो गया वन चार्ज Q1, ये हो गया Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। देन आई कैन सब्स्टिट्यूट अगेंस्ट F d बाई dQ ऑफ F के बदले में ये लिखूंगा K Q माइनस Q डिवाइड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो
दीज टू कैन बी टेकन हेयर, और ये भी कह सकते हैं कि ये दो जीरो के बगैर, जीरो के बराबर नहीं है, तो इतना वाला बाकी पोर्शन जीरो के बराबर हो सकता है, या अकॉर्डिंग दिस कंडीशन यू कैन राइट डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बाकी के मैंने आंसर नहीं लिखा यहां पे। सो द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू, योर डिफरेंशिएशन दिस क्यू की डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगी, यू विल राइट हियर क्यू माइनस यहां 2 नीचे आ जाएगा 2 क्यू और फिर क्यू की 1 होगी, दैट इज इक्वल टू 0। सो यू गेट क्यू इज इक्वल टू 2q और 2q इक्वल टू q, this implies to small q is equal to q by 2। तो इसका मतलब है एक स्मॉल q आपका q by 2 आ गया। क्या राइट हियर नाउ आपने ये लिखा होगा, तो यहां स्मॉल q के बदले आएगा q by 2 और यहां आप लीजिए q माइनस इसके बदले q by 2। सो यू कैन q by 2 माइनस 2q minus q divided by 2, one is q by 2, another is 2q, is q by 2. Well, at 50% separation your force will be maximum। इस पॉइंट पे आपका फोर्स मैक्सिमम होगा, यानी कि अगर आप एक साइड से q by 4 मीन्स 25%, 175%, कोई फोर्स मैक्सिमम नहीं होगा। अगर आपके एक साइड से 20% रखते हो, दूसरे साइड से 80% रखते हो, कोई फोर्स मैक्सिमम नहीं होगा। हाफ, जब तक ना हाफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, यानी क्यू पूरा 50% यहां जाएगा, पूरा 50% यहां जाएगा और डिस्टेंस फिक्स होगी, कंडीशन फिक्स डिस्टेंस, तब जाके आपका फोर्स मैक्सिमम हो सकता है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए जब ये आपका मैक्सिमम फोर्स का वर्ड आ जाएगा तो उसको उसकी डिफरेंशिएशन 0 ले लो, और यहाँ पे आर फिक्स्ड है तो वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, बिकॉज आर इज फिक्स्ड, वी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो ये एक न्यूमेरिकल थी, आई होप आपको समझ आया होगा। तो न्यूमेरिकल को जब पढ़ेंगे तो पहले आप इसके टर्म्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि टर्म क्या क्या दी हुई है और डिमांड क्या क्या कर रहा है, उसके बाद उसकी लिंक्स देख लीजिए। ये सिंपल न्यूमेरिकल्स है 12th स्टैंडर्ड की। चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं। Second, 2 positive charges Q1 equal to 16 microcoulomb and Q2 equal to 4 microcoulomb are separated in vacuum by a distance of 3.0 meter. Find the point on the line. Find the point on the line between the charges where net electric field is 0. Net electric field is this is a numerical. You see 2 positive charges, one Q1 16 microcoulomb and another charge Q2 4 microcoulomb separated by distance 3 meter in vacuum. Find the point on the line, यानी कि ये जो लाइन बन रही है इस लाइन पे हमें बिटवीन द टू चार्जेस, इन दो चार्जेस के दरमियान
एक ऐसा पॉइंट हमें लोकेट करना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर ये चार्ज Q1 यहां पे है और Q2 यहां पे है, इनके दरमियान जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे किस पॉइंट पे कोई एक पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस दिशा में से E1 और ये चार्ज Q2 इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बनाएगा, कहीं इनमें से इस जगह में कहीं एक पॉइंट होगा जहां पे E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन इन दोनों की अपोजिट होगी। यानी कि जितना E2 होगा उतना ही E1 होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे 0 होगा। यह हमें देखना है। तो कंडीशन क्या है, कैसे कंडीशन निकाल सकते हैं इसमें कि आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। इसका मतलब है ये यहां से ही कंडीशन बता रहा है कि एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट चार्ज के बराबर होना चाहिए, और उनकी डायरेक्शन अपोजिट जब होगी तो ऑब्वियसली वो कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब चूंकि यहां 3 मीटर गैप है दो चार्ज के दरमियान, मैं सपोज कर रहा हूं कि सपोज ये एक पॉइंट है, सपोज हियर एक पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस r1 फ्रॉम चार्ज q1, और ये पॉइंट जो है विच इज एट अ डिस्टेंस r2 फ्रॉम पॉइंट q2। लेट सपोज जिस पॉइंट पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकालना है, मैं सपोजन ले रहा हूं कि दैट इज एट अ डिस्टेंस r1 फ्रॉम द चार्ज q1, बिकॉज चार्ज q1 प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड E1, and let the point where the electric field becomes 0, the electric field due to Q2 charge, and the point is at a distance R2 from the charge Q2। इसका मतलब है यही एक चार्ज है, यही Q2 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा E1, और पॉइंट अगर यहां होगा वो R1 दूर है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा E2। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव दोनों चार्जेस है, और दोनों पॉजिटिव चार्जेस में फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव यहां की तरफ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां की तरफ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में अपोजिट होंगे। किसी एक पॉइंट पे हमें दिखाना है नेट 0 है। सो ये R1 है, ये पॉइंट जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहा हूं 0 है, वो R1 दूर है Q1 से, और R2 दूर है Q2 से। इसका मतलब है तो मॉड ऑफ E1 एट दैट वेरी पॉइंट इज मॉड ऑफ E2। अब यहां पे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा Q1 से, वो E1 होगा, तो E1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q1 चार्ज डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, क्योंकि यहां डिस्टेंस R1 है, दैट्स इक्वल टू E2। E2 का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस पॉइंट चार्ज, दैट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ये R1 Q2 यहां ले जाओ, Q1 ओवर Q2 बिकम्स इक्वल टू R1 यहां ले जाओ, R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर। ये आ सकता है R1 स्क्वायर R1 बाई R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 बाई Q2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्दर सोल्यूशन के लिए जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये गेट R1 ओवर R2 इज इक्वल टू रूट ऑफ Q1 over Q2. So R1 by R2 comes out to be equal to, substitute the values. You know the Q1 कितना है 16 और Q2 कितना है 4. So R1 over R2 comes out to be 4 1s are 4s are, that is root of 4 because root 2 square 2 square means 4, square root cancel. So R1 by R2 comes out to be 2. This implies R1 is equal to twice R2. You get R1 is equal to twice R2. Since the total
जो सेपरेशन है दैट इज 3 मींस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 3। ये टोटल सेपरेशन है ना, यहां तक R1 है, फिर यहां से यहां तक R2 है, तो R1 प्लस R2 है टोटल सेपरेशन, वो है पहले ही दिया गया दैट इज 3। सो फर्दर R1 प्लस R2 is equal to 3. We substitute R1 के बदले twice R2 plus R2 is equal to 3. You get 3R3 is equal to 3. Then R3 is equal to 3 by 3. 3 cancel. R3 is equal to 1. Or sorry, thrice this 2R2 plus R2 gives 3 times R2 means R2. ये 3 यहां जाएगा तो R2 comes out to be equal to 1. Substitute R2 equal to 1, you get R1 is equal to 2 into 1. R1 is equal to 2. इसका मतलब है जो हमने R1 और R2 लिया that will be in the separation of 2 is to 1. ये हमें यहां ही हम यहां भी कह सकते थे, ये R1 by R2 जब निकला 2 2 is to 1, हम यहां भी आंसर लिख सकते थे, लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया ताकि आप पता चले कि हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। और हमारा निकला R2 इक्वल टू 1, यानी कि अगर हमारे पास चार्ज 1 है और ये Q2 है तो रेशो जो निकला है दैट इज 2 is to 1, यानी कि ये 3 मीटर है, ये 1 मीटर है, 2 मीटर है, यहां तक 3 मीटर है। तो पॉइंट यहां पे होगा, यानी कि आपको यहां Q1 से 2 टाइम चलना है और Q2 से सिर्फ 1 टाइम चलना है, तब जाके इस पॉइंट पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये यहां पे ही आया था मुझे R1 by R2 is equal to 2, तो मैं यहां खुद ही डिवाइड कर सकता था। सो R1 is to R2 is equal to 2 is to 1, यहां से हम आंसर ले सकते थे, लेकिन मैंने यह सॉल्व कर दिया। इससे क्या पता चला हमें कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इसी लाइन के दरमियान होगा, और क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस जानिब होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस जानिब होगा, कहीं एक जगह कोई पॉइंट होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा। अब ये 3 मीटर था, हमने आंसर जो निकला वो निकला 2 is to 1, यानी कि आज Q2 से जो डिस्टेंस है वो 1 ही है और Q1 से जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स है, वो 2 + 1 is 3 जो टोटल डिस्टेंस है। अब Q1 से इतना दूर क्यों चलना है, Q2 से कम ही क्यों चलना है? क्योंकि Q1 का चार्ज का मैग्नीट्यूड वो 16 है और Q2 का मैग्नीट्यूड 4 ही है, तो यहां इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो मैग्नीट्यूड यहां कम होने की वजह से इसको डिस्टेंस कम लेनी है ताकि ये भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जितना ये कर रहा है। इसी वजह से यहां डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां जो स्ट्रॉन्ग चार्ज है वो यहां ज्यादा डिस्टेंस की वजह से फोर्स कम करेगा। यहां कम चार्ज है, वो अपना फोर्स अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए ये डिस्टेंस कम करेगा। यहां डिस्टेंस कम कंपनसेट करेगी यहाँ के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को ज्यादा, जो यहाँ पे जो ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उसका कंपनसेशन यहाँ की लेस डिस्टेंस करेगी, यहाँ लेस डिस्टेंस है। तो ये है कि अगर आपका ये 16 था चार्ज और ये 4 था, 4 1s are 4, 4 4s are, यानी कि 4 is to 1 अगर आपका चार्ज होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर 4 is to 1 होगा, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्जेस, तो वहां पे जो सेपरेशन होगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वो 2 is to 1 पे होगा। ये याद रखें आप, जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस 2 चार्ज अगर इस मैग्नीट्यूड के हिसाब से होंगे, इस रेशो के हिसाब से होंगे, तो वहां पे जो सेपरेशन होगी यानी कि उस पॉइंट वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 होगा वो इस रेशो में होगा, 2 is to 1 के रेशो में। तो ये थी दूसरी न्यूमेरिकल। इसके बाद हम तीसरी न्यूमेरिकल पे चलते हैं। Now let's discuss another numerical. A few
third, a few charges, a few electric field lines, a few electric field lines for a system of two charges, for a system of two charges Q1 and Q2 fixed at two different points on the x-axis. On the x-axis are shown in figure down here is plus Q, this is Q charge, Q1 charge, Q2 charge, A part, mod of Q1 is greater than mod of Q2. B part, mod of Q1 is less than mod of Q2. And C option, at a finite distance to the left of Q1, the net electric field is 0. And D part, at a finite distance to the right of Q2, electric field, net electric field is 0. This is a numerical. आराम से पढ़ लें एक बार. A few electric field lines for a system of two charges Q1 and Q2. एक Q1 and Q2 हमें दो चार्जेस दिए हुए हैं. ये फिक्स्ड डिस्टेंस के सेपरेट है. At two different points on the axis. एक ही एक्सिस में डाल दिया यहाँ पे, एक्स एक्सिस डाल दिया यहाँ पे. आर शोन फिगर दिया हुआ है. हमें बताना है कि इन चार में से कौन सा ओबे करता है. क्या Q1 ग्रेटर देन Q2 है, Q1 लेस देन Q2 है. एट ए पॉइंट, क्या एट ए पॉइंट एट ए फाइनाइट डिस्टेंस द लेफ्ट ऑफ Q1, Q1 के लेफ्ट साइड में, या एट ए फाइनाइट डिस्टेंस Q1 टू द राइट ऑफ Q2. यानी कि यहां कंडीशन है कि क्या Q2 के राइट साइड से कोई पॉइंट एग्जिस्ट होता होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, या Q1 के लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट एग्जिस्ट होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है. ये बीच में बताता ही नहीं है कि बीच में कोई पॉइंट है. और जब हमने इससे पहले वाली न्यूमेरिकल की तो हमने वहां पे बताया कि पॉइंट्स के बीच में कहीं एक पॉइंट है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. और ये यहां से हमें बता रहा है इन दो के बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आ रहा है नेट. या तो Q1 के लेफ्ट में आ रहा है या तो Q2 के राइट में आ रहा है. हमें वो पोजीशन बतानी है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. और लेकिन कंडीशन ये वहां से ही बता रहा है, आपको बताना है क्या वो Q2 के राइट में आ जाएगा या वो Q2 के लेफ्ट में आएगा. ऑल्दो व्हेन वी स्टडी
the previous numerical, we find that the electric field, net electric field was between the lines, between the two charges, at somewhere between the two charges, depending upon the magnitude of charge. तो यहां पे हम ये ऐसा क्यों है कि ये अभी चार्ज के बाहर हमें बता रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इससे पहले कि न्यूमेरिकल में चार्ज के बीच में बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो पहले क्वेश्चंस की नवियत समझनी होती है कि क्वेश्चन किस पैटर्न का है, और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बीच में ही नेट जीरो होगा, या चार्ज के बाहर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जीरो हो सकता है। तो यहां से हमें ये कंडीशन मिल रही है। तो हम इस जो फिगर है, फिगर से हम सारी इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमें बता भी रहा है कि फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज गिवन इन दिस फिगर। तो यहां से हमें पूरी जानकारी मिलेगी सिर्फ डायग्राम को देखकर, और डायग्राम से हम पता चलाएंगे कि इन चार ऑप्शंस में कौन सी ऑपरेशन अप्रोप्रिएट है जो सही मानों में इसका आंसर दे रही है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। पहली बात है, मैं डायग्राम को फिर से बना लूंगा, फिर जाके मैं वन बाय वन से एक्सप्लेन करूंगा। ये Q1 है और ये Q2 है। यहां से ऐसे हैं फील्ड लाइंस, अब देखिए पहला, यहां फील्ड लाइन्स बाहर जा रही है। देखिए फील्ड लाइन्स बाहर, इस चार्ज से फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ जा रही है। इसका मतलब है Q1 पॉजिटिव है। पहला पॉइंट है, हमने साइन दिखाना है। पहले वाले न्यूमेरिकल में दोनों बताया गया था कि टू पॉजिटिव चार्जेस, यहां पे हमें इसलिए बता रहा है कि सिस्टम अलॉट लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट्स, फिक्स टू डिफरेंट पॉइंट्स, टू चार्ज, साइन नहीं दे रहा है। तो यहां हमें पहले चेक करना है साइन क्योंकि Q1 से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है। देखिए आप, इसका मतलब है Q1 पॉजिटिव है, और यही फील्ड लाइंस कहां की तरफ जा रही है, Q2 की तरफ, यहां Q की तरफ। इसका मतलब Q2 नेगेटिव है। पहली कंडीशन कि हमें दो चार्जेस का साइन पता चला कि Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, क्योंकि बेस्ड ऑन फील्ड लाइंस। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गेन कर सकते हैं, अगर आप यहां पे एरिया डालते हैं, देखें फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा है, फील्ड लाइंस पर यूनिट बहुत कम है। इसका मतलब है यहां फील्ड लाइंस बहुत क्लोजली स्पेस्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों स्ट्रांग हुआ, क्योंकि डिस्टेंस जो है ना वो फिक्स्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग किस वजह से होगा, वो ड्यू टू फील्ड लाइंस की वजह से होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस यहां पे क्लोजली स्पेस्ड है। तो फील्ड लाइन जब क्लोजली स्पेस्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी मच स्ट्रांग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों स्ट्रांग होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्ट्रांग होगा। और यहां पे जो फील्ड लाइंस है वो बहुत कम है, दो ही है। यहां पे तो बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस है, यहां पे फील्ड लाइंस इस वाले एरिया में कम है, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का उतना नहीं होगा, उतना फील्ड लाइन से क्रिएट नहीं कर पा रहा है। इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो सकता है, तो ये फील्ड लाइन ज्यादा क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब है यहां पे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दैट मीन्स मॉड ऑफ Q1 मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2। क्लियर, दूसरा पॉइंट हो गया। तो इसमें ये ऑप्शन हमें मिल गई, Q1 will be greater than Q2 because the field lines here are close spaced and field lines represents the strength of electric field, hence the magnitude of charge Q1 will be greater because electric field is directly proportional to the charge. And here the field lines are not that much close spaced, they are quite less per unit area, so hence the electric field will not be that much strong. So the electric field at this very point is less than the electric field that will this point this, therefore the Q1 must have a magnitude greater than the Q2. तो ये एक कंडीशन हमारे पास आ गई है। नाउ अब ये कंडीशन तो नहीं एग्जिस्ट करेगी, अब इनमें से कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। पहला पॉइंट है, अब यहां से हमें क्या पता चला कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, कि जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट होगा वो चार्जेस के बीच में होगा। जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा, एक चार्ज नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, या ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट होगा वो तो या इस साइड में होगा, इस चार्ज के बाहर होगा, या इस चार्ज के बाहर होगा, तो वो बीच में नहीं फंसेगा। तो यहां से हमें अब दो तीन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स मिल रहे हैं कि अगर दो चार्जेस डिफरेंट है
तो जो पॉइंट है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वो बीच में कहीं नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो वो कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इस साइड से अगर होगा तो क्यों होगा, इस साइड से अगर होगा तो क्यों होगा, अगर ये अब पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो किस साइड से होगा, ये हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि इन दो में से कौन सी ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। चलें, देखिए जब मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए थे Q1 और Q2 मैंने पॉजिटिव लिया था, मैंने कहा था इसका जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑब्वियसली वो बाहर की तरफ जाएगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, और ये दोनों आपस में काउंटर कर रहे हैं। अब इनका मैग्नीट्यूड डिसाइड कर रहा है कि ये किस जगह इक्वल हो सकते हैं जहां पे नेट फील्ड 0 होगा। अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ये बीच में कहीं, अगर ये R2 पे ये नेट फोर्स 0 दे देंगे, E1 E2 तो नेट फोर्स 0 होगा, ये बीच में पॉइंट में। नहीं, अगर इसका मैग्नीट्यूड है इसका मैग्नीट्यूड वैरी कर रहा होगा तो फिर पॉइंट इधर उधर कहीं जा सकता है। पॉजिटिव चार्ज के बीच में ऐसा हुआ कि E2 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी और E1 की डायरेक्शन इसमें थी। ये E1 की डायरेक्शन है और ये E2 की। अब जब मैं कह रहा हूं कि नहीं एक तो पॉजिटिव हमारे पास है और दूसरा नेगेटिव है, यहां पे आंसर का ध्यान रखें, Q1 जो है ये पॉजिटिव है और Q2 जो है वो नेगेटिव है। ऑब्वियसली Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, यहां पे फील्ड लाइनें सारी बाहर जाएंगे, फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ जा रहे होंगे, और Q2 जो है वो नेगेटिव डिसाइड हुआ, वो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। Q2 के फील्ड लाइन्स कहां की तरफ है, अंदर की तरफ। यहां पे भी Q2 की फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ है, यहां ध्यान रखने की जरूरत है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किसकी वजह से है, Q1 की वजह से है, और मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 चाहिए। लेकिन ये जो Q2 के लेफ्ट साइड में जो फील्ड लाइंस है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी दिशा में है, यानी कि E2 भी इसी दिशा में, और वो पैरेलल हो रही है E1 को। क्योंकि Q2 में फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है तो Q2 के लेफ्ट साइड जो फील्ड लाइंस है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में E1 होगा, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन मुझे E1 के खिलाफ चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन Q2 के राइट साइड में जो फील्ड लाइंस है वो इस दिशा में जा रही है, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो इसको काउंटर करेंगे। यानी कि Q1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ जाएगा, Q2 का ये वाला फील्ड लाइन जो है वो E2 प्रोड्यूस करेगा, ये E1, यानी कि ये कहीं यहां पे काउंटर करेंगे, E1 और E2 कहीं यहां पे काउंटर करके इक्वल टू 0 के बराबर हो सकते हैं, मतलब इक्वल हो सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पे नहीं, क्योंकि यहां पे जो फील्ड लाइंस होगी वो इनवर्ड्स होगी, वो E1 के पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन Q2 के राइट साइड जो फील्ड लाइंस होंगे वो इस तरह होंगे, उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो अगेंस्ट दिस अपोजिट टू दिस E1, तो व्हेन दैट इज अपोजिट E1, सो एट दैट वेरी पॉइंट, जो यहां पे Q2 पे पास इस जगह कहीं पे फाइनाइट डिस्टेंस पे E2 यहां की तरफ आ रहा है और Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां की तरफ जा रहा है, E1 और E2 आपस में अपोजिट होंगे समवेयर हियर एट द फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ Q2 टू द राइट साइड, कहीं ये अपोजिट हो जाएंगे आपस में, और एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट होगा जहां पे E1 का मॉड E2 के मॉड के बराबर होगा और आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसका मतलब है जब आपका पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज होगा, आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट जो होगा वो कहीं बाहर होगा, अंदर नहीं हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सो इसका मतलब है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन है और ए वाली ऑप्शन सही ऑप्शन है, एंड एज पर दिस दिस आंसर। तो यहां से हमें पॉइंट्स जो निकल रहे हैं वो ये है कि अगर दोनों पॉजिटिव है, या आप नेगेटिव भी चेक कर सकते हो, दोनों नेगेटिव है, तो कहीं बीच में कहीं पॉइंट होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो यहां
साइड से कहीं पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर ये क्यू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे कहीं होगा पॉइंट। डिपेंड करेगा साइन ऑफ चार्ज किस साइड से पॉजिटिव है, किस साइड से नेगेटिव है। और आपने देखा पॉजिटिव के मामले में, आप नेगेटिव के मामले में चेक कर सकते हो, दोनों नेगेटिव होंगे तो कहा बीच में होगा या बाहर होगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कहीं राइट साइड में होगा नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक क्वेश्चन यहां बनता है कि ये राइट साइड में क्यों ही चला गया और कम ही फाइनाइट डिस्टेंस पे क्यों चला गया, क्यों इतना दूर क्यों चला गया, और फाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं राइट साइड में क्यों चला गया। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, दिस डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहां पे क्यों चला गया, क्योंकि जब हमने फील्ड लाइन देखे, यहां का फील्ड लाइन जो था बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। इसका मतलब है यहां का मैग्नीट्यूड इज Q1 इज मॉड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2 और मॉड Q2 का मॉड लेस है देन Q1। इसका मतलब इसकी सेपरेशन कम होनी चाहिए यहां से, ताकि अगर R कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यहां R कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, वो इसके बराबर बनेगा। यानी कि यहां कम डिस्टेंस यहाँ के मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को कंपनसेट करने वाला है। तो ये थी तीसरी न्यूमेरिकल जो हमने स्टडी की। इसके बाद हम कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। उसका जो तरीका है, न्यूमेरिकल्स को हमेशा याद रखें कि न्यूमेरिकल्स जो आती है वो 2-4 चैप्टर के आइडियाज को मिला के आती है। तो उस टाइप के पैटर्न्स के न्यूमेरिकल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।